हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पर। आज है 27 जुलाई 2024 और हम आज बात करने वाले हैं रेगुलर की तरह मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि डेली हम मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो क्वेश्चन है वो लेकर के आते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीपी की तैयारी कर रहे हो, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, एनटीपीसी की कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो या फिर यूपीएससी टेट सीटेट, अगर किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें अगर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर मिलते हैं आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के वे क्वेश्चन जो कि आगामी किसी भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, पूछे जाने की उनकी पूरी की पूरी संभावना रहती है। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सबसे पहले प्रश्न के साथ। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया? यानी कि जो कारगिल विजय दिवस है जो कि मनाया गया, कब मनाया गया? तो ए ऑप्शन है 23 जुलाई, बी ऑप्शन है 15 अगस्त, सी ऑप्शन है 25 जनवरी और डी ऑप्शन है 26 जुलाई। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई और 26 जुलाई को ही कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। अब की बार जो मनाया जा रहा है कारगिल विजय दिवस, यह 25वीं वर्षगांठ है, यानी कि 25वीं बार अब की बार मनाया जा रहा है। इसकी वर्षगांठ है 25वीं, क्योंकि आज से 25 साल पहले जो कारगिल का जो युद्ध था वो लड़ा गया था भारत और पाकिस्तान के बीच। जो कारगिल का युद्ध 99 से 26 जुलाई 1999 के बीच भारतीय सेना और पाकिस्तान की सेना के बीच लड़ा गया था, जिसमें भारत की जो सेना थी, हमारे जो वीर सैनिक थे, उन्होंने पाकिस्तान की सेना को भागने पर मजबूर कर दिया था और भारत ने पाकिस्तान के ऊपर विजय की थी। इसी के उपलक्ष्य में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें कि जब जब ये कारगिल का युद्ध हो रहा था तो उस समय भारत में जो वर्तमान में प्रधानमंत्री थे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय वर्तमान में प्रधानमंत्री थे भारत के, और पाकिस्तान की तरफ यानी कि वहाँ के प्रधानमंत्री कौन थे? तो नवाज शरीफ जो थे, तो उस टाइम पे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। और जो यह विजय कारगिल दिवस है इसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, क्योंकि भारतीय जो सेना थी, हमारे जो वीर सपूत थे, हमारे जो वीर सैनिक थे, इन्होंने पाकिस्तान को भागने पर मजबूर कर दिया और विजय हासिल की थी। इसी के उपलक्ष्य में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्वीडिश ओपन पुरुष एकल ट्रॉफी जीती? यानी कि जो स्वीडिश में आयोजित की जाती है स्वीडिश ओपन पुरुष एकल ट्रॉफी, ये किसने जीती हुई है? तो ए ऑप्शन है अश्विनी चिन्नप्पा, बी ऑप्शन है महेश भूपति, सी ऑप्शन है नूनो बोर्गेस और डी ऑप्शन है कार्लोस अल्ग्राज। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो नूनो बोर्गेस है, इन्होंने स्वीडिश ओपन पुरुष एकल ट्रॉफी जीती हुई है। और इन्होंने हराया किसको है? तो इन्होंने कार्लोस अल्ग्राज जो कि 22 बार के विजेता हैं, इनको हराया है नूनो बोर्गेस ने, और इन्होंने प्रथम बार यह ट्रॉफी जीती हुई है। आगे अगर हम बात करें तो नूनो बोर्गेस जो है, इन्होंने स्वीडिश ओपन पुरुष एकल ट्रॉफी जीती है। स्वीडिश ओपन के फाइनल में नूनो बोर्गेस से इन्होंने 6-3 और 6-2 से इनको हार का सामना करना पड़ा। किसको क्या कहते हैं? कार्लोस अल्ग्राज को हार का सामना करना पड़ा। और विश्व के ये 91 नंबर के जो खिलाड़ी हैं वो नूनो बोर्गेस हैं, और इन्होंने कार्लोस अल्ग्राज को हरा करके स्वीडिश ओपन जो पुरुष एकल ट्रॉफी है जीती हुई है। आगे अगर हम बात करें विंबलडन वीमेंस सिंगल 2024 का खिताब किसने जीता है? तो बारबोरा क्रेजिकोवा, इन्होंने विंबलडन वीमेंस सिंगल 2024 का खिताब जीता हुआ है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वायु श्वसन प्रणोदन प्रणाली का उड़ान प्रयोग किया? यानी कि जो किसने ऐसे कौन सी स्पेस एजेंसी है जिसने वायु श्वसन प्रणोदन प्रणाली का उड़ान प्रयोग यानी कि जो मिसाइल है उसका सफल परीक्षण किया हुआ है? दूसरी बार ये परीक्षण है इसका, एक बार पहले भी हो चुका है। तो इस प्रश्न के ऑप्शन है, पहला जक्सा अगर बात करें तो जक्सा ये होती है जापान की स्पेस एजेंसी है, एक जापान की स्पेस एजेंसी है। और सेकंड ऑप्शन है इसरो, सी ऑप्शन है DRDO
और डी ऑप्शन है रोस्कोसमोस। रोस्कोसमोस जो है ये रूस की यानी कि रसिया की स्पेस एजेंसी है रोस्कोसमोस। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो इसरो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। इसने क्या किया है, वायु श्वसन प्ररोधन प्रणाली का एक उड़ान का सफल परीक्षण किया हुआ है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं आर्टिकल में। और आगे अगर हम बात भी करें तो इसरो ने सतीश धवन केंद्र में RH-560 रॉकेट यानी कि 560 रॉकेट पर एयर ब्रीदिंग प्ररोधन की दूसरी परीक्षण उड़ान का आयोजन किया है, यानी कि इनका यह दूसरा परीक्षण है और इसका इन्होंने परीक्षण किया हुआ है। कहां से, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। बात करें RH-560 की तो एक 2 चरण ठोस मोटर आधारित उपकक्षीय रॉकेट है, यानी कि यह एक 2 चरण वाला ठोस मोटर आधारित उपकक्षीय रॉकेट है जिसे उन्नत प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करने के लिए लागत प्रभावी उड़ान परीक्षण के विस्तार के रूप में डिजाइन किया गया है। यानी कि इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अनेक प्रकार के टेक्नोलॉजियों का इस्तेमाल करके, उन्नत टेक्नोलॉजियों का इस्तेमाल करके इसको बनाया गया है, इसको डिजाइन किया गया है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक में भारत को किस स्थान पर रखा गया। यानी कि अभी हाल ही में वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक जारी हुआ और इस पासपोर्ट सूचकांक में जो भारत है यह किस स्थान पर पहुंच गया है। तो ए ऑप्शन है 94, बी ऑप्शन है 106वें, सी ऑप्शन है 82वें स्थान पर और डी ऑप्शन है 86वें स्थान पर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो भारत है वो वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक में 82वें स्थान पर पहुंच गया है। आगे अगर हम बात करें तो यहां पर देख सकते हैं आर्टिकल में इंडियाज पासपोर्ट रैंक 82 यानी कि 82 ग्लोबली रिपोर्ट, ये रिपोर्ट है कि वैश्विक स्तर पर जो भारत का पासपोर्ट है वो 82वें स्थान पर पहुंच गया है। बात करें तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 82वें स्थान पर है जो 58 देशों में वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति देता है। यानी कि ये जो रिपोर्ट जारी की गई, ये हेनले ने रिपोर्ट जारी की, इसको हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के नाम से जानते हैं। यह रिपोर्ट जारी की जाती है और इस रिपोर्ट के अंतर्गत क्या बताया जाता है कि किस देश का जो पासपोर्ट है वो कितना ज़्यादा ताकतवर है। जो पासपोर्ट जिस पोजीशन पर होता है वह उतने ही देशों में वीजा फ्री एक्सेस करता है, यानी कि उतने ही देशों में वह वीजा फ्री जा सकता है। जैसे भारत अगर 82वें स्थान पर है इस टाइम पर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, तो वह 58 देशों में वीजा मुक्त प्रवेश कर सकता है। यानी कि 58 ऐसे देश हैं जहां पर उसको जाने के लिए, यानी भारत के कोई भी नागरिक अगर वहां पर जा रहे हैं तो उसके लिए उनको वीजा बनवाना नहीं पड़ेगा, वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति है। तो इसलिए ये जो पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया जाता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, इसमें यह बताता है कि कौन सा पासपोर्ट, किस देश का पासपोर्ट कितना ज्यादा ताकतवर है और कितने ज्यादा देशों में वो फ्री एक्सेस है, यानी कि वीजा फ्री एक्सेस है। तो भारत 82वें स्थान पर है। अगर बात करें टॉप पर कौन है, तो जो सिंगापुर है इस सूचकांक में वो शीर्ष पर है जिसमें वह 195 देश यानी कि 195 कंट्रीज जो हैं उनमें वीजा मुक्त वह पहुंच सकता है। यानी कि उसके जो नागरिक हैं 195 देशों में वीजा मुक्त टहल सकते हैं, घूम सकते हैं, वहां जा सकते हैं। अगर पिछले साल की पोजीशन की बात करें तो पिछले साल जो भारत था वो 84वें स्थान पर था, जो कि 2 पावदान और ज़्यादा मतलब बढ़ करके 2 पावदान की जो है पोजीशन वो अच्छी आई हुई है, 82वें स्थान पर आ गया है, जो कि 58 देशों में वीजा फ्री एक्सेस हो गया है। अगर बात करें पाकिस्तान लगातार चौथे साल, यानी कि लगातार चौथे साल दुनिया का सबसे कमजोर पासपोर्ट रहा है। यानी कि जो पाकिस्तान है ये सबसे नीचे है लगातार चौथे साल, यानी कि जितनी बार भी यह पासपोर्ट जारी किया जाता है तो लगातार चौथे साल भी दुनिया का सबसे कमजोर जो पासपोर्ट है वह पाकिस्तान का है, यानी कि ये हमेशा नीचे ही रहते हैं। बात करें तो सिंगापुर की, यानी कि यहाँ पर हम कुछ लिस्ट टॉप 4 कंट्री हैं उनकी बात करेंगे कि टॉप 4 कंट्री में कौन कौन आ रहे हैं। तो फर्स्ट पर सिंगापुर है, जो कि हमेशा से यह फर्स्ट पर ही रहता है, लगभग कई साल से लगातार टॉप पर बना हुआ है। तो ये 195 देशों में वीजा मुक्त यात्रा है। सेकेंड पोजिशन पर है कंबाइंड रूप से जापान, इटली, जर्मनी, स्पेन और फ्रांस, 192 देशों में वीजा मुक्त यात्रा। थर्ड नंबर पर है कंबाइंड रूप से दक्षिण कोरिया, स्वीडन, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, आयरलैंड, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड, ये 191 देशों में वीजा मुक्त यात्रा। फिर फोर्थ नंबर पर है
कंबाइंड रूप से न्यूजीलैंड, नॉर्वे, बेल्जियम, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन, ये 190 देशों में वीजा मुक्त यात्रा कर सकती हैं। तो इस प्रकार से हमने टॉप 4 कंट्रीज के बारे में जाना जो कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इनकी जो क्या कुछ पोजीशन है वो बताई गई है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने जीवित त्वचा के साथ रोबोट का चेहरा विकसित किया है? यानी कि जो जीवित त्वचा है, लिविंग स्किन है, उसके साथ में रोबोट का एक चेहरा है, रोबोट का एक फेस है, उसको विकसित किया है, उसको डेवलप किया हुआ है। तो ए ऑप्शन है साउथ अफ्रीका, बी ऑप्शन है ब्रिटेन, सी ऑप्शन है जापान और डी ऑप्शन है कनाडा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो जापान देश है इसके वैज्ञानिकों ने क्या किया हुआ है कि जापान देश के वैज्ञानिकों ने जीवित त्वचा के साथ, यानी कि जो लिविंग स्किन होती है, जैसे आपकी जो स्किन है, जो जीवित वाली स्किन है, लिविंग स्किन है, उसके साथ रोबोट का एक चेहरा यानी कि फेस बनाया हुआ है, जो कि किसने किया है? जापान के वैज्ञानिकों ने किया हुआ है। आगे अगर हम यहाँ पर देख भी सकते हैं आप आर्टिकल में, आगे अगर हम बात करें तो जापानी वैज्ञानिकों ने स्किन लगाकर, यानी कि स्किन लगाकर रोबोट को इंसानी शक्ल दी गई है, यानी कि रोबोट को एक इंसानी शक्ल प्रोवाइड की गई है, यानी कि अब ये मुस्कुरा भी सकता है, मुस्कुराएगा भी, और बेहतरीन तरीके से, जैसे जो मनुष्य होते हैं वो स्माइल करते हैं, जो मानव होते हैं वो जैसे स्माइल करते हैं, तो उसी प्रकार से जापानी वैज्ञानिकों ने स्किन लगाकर रोबोट को इंसानी शक्ल देने का प्रयास किया हुआ है। जापान के कुछ वैज्ञानिकों ने रोबोट के चेहरे पर चमड़े का जीवित टिश्यू लगाकर उसे मुस्कान देने में सफलता हासिल कर ली है, यानी कि वो एक अच्छे तरीके से स्माइल भी दे सकता है। बात करें तो ये जो शोध हुआ, ये जो कार्य किया गया, इसके मुख्य शोधकर्ता कौन थे? तो सोजी ताकेउची जो है ये इसके मुख्य शोधकर्ता थे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मुख्य शोधकर्ता कौन थे? सोजी ताकेउची इसके मुख्य शोधकर्ता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड शुरू किया? क्योंकि अभी हाल ही में कॉप की बैठक भी हुई, तो इसके अंतर्गत क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड जो है वो किसने शुरू किया है, किस देश ने जारी किया है? तो ए ऑप्शन है अजरबैजान, बी ऑप्शन है सिंगापुर, सी ऑप्शन है अफगानिस्तान और डी ऑप्शन है मालदीव। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो अजरबैजान देश है इसने क्या किया है? क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड शुरू किया हुआ है। इसका मतलब क्या है? जो क्लाइमेट में चेंजेस हो रहे हैं, इन चेंजेस को रोकने के लिए, क्लाइमेट को परिवर्तित होने से बचाने के लिए, क्लाइमेट को जो नुकसान हो रहा है उन सब को बचाने के लिए एक फंड की शुरुआत की है, क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड। इसके द्वारा क्या किया जाएगा? इसमें जो फंड एकत्रित किया जाएगा, पैसा इकट्ठे किए जाएंगे, जो कि क्लाइमेट को सही करने के लिए, वातावरण को, क्लाइमेट को, जलवायु को बेहतर बनाने के लिए उस पर खर्च किया जाएगा। इसके लिए क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड की जो शुरुआत है वह अजरबैजान ने की हुई है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, अजरबैजान लॉन्चेस क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड, ठीक है, ये आर्टिकल में भी आप देख सकते हैं। तो अजरबैजान ने क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड की शुरुआत कर दी है, और इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है ताकि विकासशील देशों में हरित परियोजनाओं का समर्थन किया जा सके, और साथ ही जो भी सदस्य देश हैं उनको 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान लक्ष्य के भीतर रखने में मदद मिल सके। यानी कि मोटे मोटे तौर पर अगर हम जान लें तो जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, अधिक से अधिक गर्मी पड़ रही है, अभी आप लोग मौसम देखते ही होंगे इस टाइम पे कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ी, तो ये सब क्लाइमेट चेंज का ही असर है, जलवायु परिवर्तन का ही असर है। तो इसके द्वारा इसने क्या किया हुआ है, जो ये फंड के लिए इसने क्लाइमेट एक्शन फंड जारी किया हुआ है, इसके द्वारा जो विकासशील देश होंगे उनमें हरित परियोजनाओं का समर्थन किया जाएगा। साथ ही जो सदस्य देश हैं इनको क्या किया जाएगा कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान ना जाए, उसके अंदर ही रहे तापमान, इसके लिए भी क्या करते हैं, काम किया जाएगा इस एक्शन फंड के द्वारा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने एक सरकारी OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? यानी कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसने एक सरकारी यानी गवर्नमेंट OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया हुआ है? तो ए ऑप्शन है नागालैंड, बी ऑप्शन है मेघालय, सी ऑप्शन है त्रिपुरा और डी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेघालय राज्य ने क्या किया है, एक सरकारी यानी गवर्नमेंटेड OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया हुआ है। OTT की बात करें तो OTT का फुल फॉर्म क्या होता है? ओवर द टॉप OTT का फुल फॉर्म होता है। कभी कभी पूछ भी लिया जाता है एग्जामों में कि OTT का फुल फॉर्म क्या होगा, तो OTT का फुल फॉर्म होता है ओवर द टॉप। और आजकल तो OTT का चलन ही है, कई सारी मूवी हैं, कई सारी वेब सीरीज हैं जो कि बाहर रिलीज ना होकर के, सिनेमा घरों में रिलीज ना होकर के सीधे OTT पर ही रिलीज कर दी जाती हैं।
नेक्स्ट पॉइंट की अगर इधर बात करिए हम, तो गवर्नमेंट लॉन्चेस ओटीटी प्लेटफॉर्म हेलो मेघालय, यानी कि जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा हेलो मेघालय। ये ओटीटी प्लेटफॉर्म का नाम है और मेघालय में इसको लॉन्च किया गया है। तो मेघालय ने 11 जुलाई को राज्य के स्वामित्व वाला यानी कि गवर्नमेंटेड हेलो मेघालय लॉन्च किया है। मुख्य रूप से सीमित पहुंच या छोटे बाजार वाली क्षेत्रीय भाषाओं के लिए एक ओटीटी प्लेटफॉर्म है, यानी कि यह जो प्लेटफॉर्म है ये सीमित पहुंच, यानी कि कई जो बड़े प्लेटफॉर्म होते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म, वो काफ़ी ज़्यादा वहां पर रिलीज करने के लिए चार्जेस भी लेते हैं। तो इसके लिए जो छोटे बजट वाले, छोटे बाजार वाली क्षेत्रीय भाषाओं के जो भी काम होते हैं वो उस पर रिलीज नहीं किए जा सकते, क्योंकि वो अधिक से अधिक पैसे का डिमांड करते रहते हैं। तो इसके लिए एक ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है जो कि एक गवर्नमेंटेड होगा और ये मुख्य रूप से सीमित पहुंच या छोटे बाजार वाली क्षेत्रीय भाषाओं के लिए यह ओटीटी प्लेटफॉर्म होगा। अगर मेघालय की बात करें तो मेघालय की जो राजधानी होती है वो शिलांग होती है। मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में कॉनरॉड के संगमा, यानी कि कॉनरॉड जो संगमा है ये वहां के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फेडरल बैंक ने किसे एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है, यानी कि जो फेडरल बैंक है इसने अभी नई नियुक्ति की है एमडी एंड सीईओ के पद पर। तो किसे नियुक्त किया गया है, तो ए ऑप्शन है आकाश तिवारी, बी ऑप्शन है अनुप्रिया पटेल, सी ऑप्शन है केवी सुब्रमण्यम, डी ऑप्शन है राकेश शर्मा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो केवी सुब्रमण्यम है इनको फेडरल बैंक का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। आप यहाँ पे आर्टिकल भी देख सकते हैं, केवी सुब्रमण्यम अपॉइंटेड एज फेडरल बैंक एमडी एंड सीईओ, यही हैं केवी सुब्रमण्यम और इन्हीं को ही फेडरल बैंक का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। बात करें अगर तो इनको 3 साल के लिए, यानी इनका जो कार्यकाल होगा वो 3 साल का होगा, इनको 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। और अगर बात करें तो जो सीईओ हैं, पूर्व सीईओ जो थे श्याम श्रीनिवासन, इनका स्थान लेंगे ये, यानी कि इनसे पहले जो यहाँ पर अपॉइंट थे श्याम श्रीनिवासन, उनके स्थान पर अब केवी सुब्रमण्यम आएंगे और इनका कार्यकाल 3 साल का होगा। फेडरल बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 23 अप्रैल 1931 को हुई थी, यानी कि काफ़ी पुरानी बैंक है। तो 23 अप्रैल 1931 को फेडरल बैंक की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय है अल्वा, कोच्चि, केरल में, यानी केरल के कोच्चि में अल्वा एक स्थान है, शहर है, सिटी है, वहाँ पर इसके फेडरल बैंक की का मुख्यालय है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली दूसरी महिला अधिकारी कौन बनी, यानी कि जो सियाचिन ग्लेशियर है आप सभी जानते हैं सियाचिन ग्लेशियर के बारे में, काफ़ी ज़्यादा माइनस टेम्परेचर रहता है वहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा ठंडक पड़ती है और वहाँ पर भी जो हमारे वीर सैनिक हैं वो वहाँ पर भी तैनात रहते हैं देश की सुरक्षा के लिए। तो सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली दूसरी महिला अधिकारी कौन बनी है, तो ए ऑप्शन है सुप्रीता सेठी, बी ऑप्शन है राधिका रमन, सी ऑप्शन है रागिनी सिंह और डी ऑप्शन है मेघना अहलावत। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो सुप्रीता सेठी जी हैं ये सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली दूसरी महिला अधिकारी बन गई हैं। आगे अगर हम बात करें तो सियाचिन में ऑपरेशनल पोस्ट पर कैप्टन सुप्रीता सेठी तैनात होने वाली पहली महिला बनी है। यानी कि यहाँ पर ध्यान देने वाली 2 बातें हैं। सबसे पहली बात जो है कि सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली, यानी कि केवल अगर बात करें कि सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली तब तो ये दूसरी महिला बनी हुई हैं, लेकिन अगर बात करें सियाचिन में ऑपरेशनल पोस्ट पर, यानी कि जो ऑपरेशनल पोस्ट होती हैं उन पर अगर तैनात होने वाली बात करें तो ये प्रथम महिला बनी हुई हैं। यानी कि इनके नाम 2 रिकॉर्ड हैं। पहला तो सियाचिन ग्लेशियर में ये दूसरी महिला अधिकारी नियुक्त हुई हैं और दूसरा इनका रिकॉर्ड है कि ये सियाचिन में ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली प्रथम महिला बनी है। कौन? कैप्टन सुप्रीता सेठी जो है ये प्रथम महिला बनी है सियाचिन में ऑपरेशनल पोस्ट पर अपॉइंट होने वाली। आगे बात करें तो मद्रास रेजिमेंट से इनके जो हस्बैंड जी हैं ब्लेज सेना में मेजर हैं, यानी कि मद्रास रेजिमेंट में इनके हस्बैंड भी सेना से ही हैं, आर्मी से ही हैं। तो मद्रास रेजिमेंट से इनके जो हस्बैंड हैं ब्लेज सेना में मेजर हैं और सुप्रीता कोर जो है ये सुप्रीता कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस दल में हैं, यानी कि इसमें ये दल में ये शामिल हैं। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक जरूर करिए। आप कंजूसी बहुत करते हैं लाइक करने में और शेयर करने में, तो ऐसा मत कीजिए। अगर आप वीडियो देखते हैं तो उसको लाइक भी कीजिए, दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और अगर कोई सुझाव होता है वीडियो को लेकर के या क्वेश्चंस को लेकर के, कुछ भी डाउट रहते हैं तो प्लीज़ कमेंट भी कीजिए ताकि उन डाउट्स को क्लियर किया जाए। और वीडियो में क्या कुछ अगर कमियां रह जाती हैं तो उसके बारे में भी आप हमें बताएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो अगर आए तो उसमें हम उन कमियों को दूर करें और बेहतर से बेहतर करने का हम प्रयास करें। तो फिर चलते हैं, धन्यवाद।